कैसे हैं आप सब। मैं हूँ प्रियंका पीकू और आप सुन रहे हैं मेरी नई कहानी शैतान की कैद नाक इश्क। एक खूबसूरत सी लड़की एक आरामदायक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उस लड़की का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था तथा उसका रंग गोरा था। उसके होठ सूख चुके थे। उसके काले घने लंबे बाल उसके चेहरे और कंधों पर झूल रहे थे। उस लड़की ने सफ़ेद और आसमानी रंग का मिक्स लंबा गाउन पहना हुआ था जो कि बहुत ही मुलायम कपड़ों से बनाया गया था। उसकी सांसें धीमी हो गई थी। उसके हाथों और पैरों में लोहे की जंजीर बंधी हुई थी। छोड़ दो मुझे, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। उस लड़की के होठों से बेहद कमज़ोर सी आवाज़ आई। उस लड़की के ठीक दाईं तरफ एक खूबसूरत नौजवान अपनी आरामदायक स्थिति में बैठा हुआ उस लड़की को ही देखे जा रहा था। उसका एक पैर दूसरे पैर पर था। उसका एक हाथ सिंहासन के तकिए पर था और दूसरा हाथ की उंगलियां उसके माथे को सहारा दिए हुए थी। उसका रंग बिल्कुल सफ़ेद था। उसकी आंखों का रंग गहरा नीला था। उसने राजसी पोशाक पहना हुआ था। वो बिल्कुल परियों के फेरी टेल वाला राजकुमार की तरह लग रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था, लेकिन उसकी मौजूदगी से ही वहाँ के माहौल में डर फैला हुआ था। ये बात वहाँ के सन्नाटे से ही समझ आ रही थी। उस बड़े से कमरे में सिवाय उस लड़की के अलावा और किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। उस लड़की के पास दो नौजवान खड़े हुए थे जिनके कपड़े देखिए कहा जा सकता था कि वो दोनों डॉक्टर्स थे। जब उन दोनों ने उस लड़की को बेहोश होते हुए देखा तो परेशान होकर अपने पीछे बैठे सीनियर डॉक्टर को देखने लगे। उनका सीनियर डॉक्टर भी डरा हुआ लग रहा था। उसकी लाल आंखें नीली हो गई थी। उसने डर से कहा, योर हाइनेस, अगर हमने और कोशिश की तो इनकी मौत होने का डर है। ये सुन उस नीली आंखों वाले नौजवान की आंखें लाल हो गई और देखते ही देखते उन तीनों डॉक्टर्स का शरीर पिघलने लगा। ये देखकर सभी लोग कांप गए, परंतु कुछ नहीं बोले। कुछ देर में उन तीनों का जिस्म पानी की तरह बिखर गया। यूजलेस डॉक्टर्स, अगली बार अगर तुम में से डॉक्टर्स दोबारा लाए तो अगली बारी तुम्हारी होगी यमन, उस नौजवान ने कहा। यमन उस नौजवान का शाही और खास सलाहकार था। वो नौजवान जिरावन राज्य का सम्राट था। जिरावन राज्य काली दुनिया का सबसे बड़ा राज्य था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके सम्राट विराट आर्यांगत का कब्जा बहुत सारे राज्यों पे था। इसीलिए काली दुनिया के सभी राजाओं में विराट आर्यांगत का खौफ था और बहुत सारे राजा जो काफी अच्छी पावर रखते थे वो लोग विराट से दोस्ती करने में लगे रहते थे। विराट की आवाज़ें तो सामान्य ही थी, परंतु उसकी आवाज़ में छिपी चेतावनी को समझ यमन कांप गया। विराट अपने आरामदायक सोफे से खड़ा हुआ और चलता हुआ उस बेहोश हो चुकी लड़की के पास जाकर खड़ा हुआ। ऐसा होते ही वहाँ मौजूद सभी लोग गायब हो गए। विराट, मुझे पता नहीं था कि इंसान इतने ज़िद्दी होते हैं। उसके बाद विराट ने हवा में अपनी उंगलियां घुमाई और उस लड़की के हाथों और पैरों में बंधी मोटी लोहे की जंजीर अपने आप ही खुलकर नीचे गिर गई। फिर विराट झुका और उस लड़की को अपनी बाहों में उठा लिया और गायब हो गया। आप कितनी नाजुक और नर्म है, फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? उस लड़की को बिस्तर पर लेटाते हुए विराट ने भावहीन होकर सवाल किया। हालांकि उसका जवाब देने के लिए वो लड़की होश में नहीं थी। उसके बाद विराट बहुत देर तक उस खूबसूरत लड़की को यूं ही देखता रहा, फिर वहां से चला गया। वो लड़की इस समय जिस कमरे में सोई हुई थी वो कमरा बेहद खूबसूरत और आलीशान था। उस कमरे में बीचों बीच एक बड़ा सा गोल पलंग था जिसके चारों तरफ कॉटन के पर्दे लगे हुए थे। जिस तरह वो पलंग गोल था, ठीक उसी तरह वो कॉटन के पर्दे भी गोलाई में लगाए गए थे। उस कमरे में दाईं ओर एक बड़ा सा सोफा रखा हुआ था जिसके अगल बगल एक आरामदायक कुर्सी रखी हुई थी और बीच में टेबल रखा हुआ था। सोफे के पीछे शेल्फ में कुछ किताबें रखी हुई थी और एक किताब तो टेबल पर खुली हुई रखी हुई थी। जाहिर था कि उसे पढ़ा जा रहा था। उस कमरे में कहीं भी खिड़की नज़र नहीं आ रही थी।
उस कमरे में बाईं ओर एक दरवाज़ा था जिसे खोलने पर सीढ़ियाँ नज़र आ रही थी जो कि दूसरी मंजिल की ओर जा रही थी। और दूसरी मंजिल पर एक बहुत ही खूबसूरत सी बालकनी थी जहाँ पर चारों तरफ फूल लगे हुए थे। और बालकनी में बिल्कुल बीचों बीच में एक छोटा सा झूला था जिसे फूलों से डेकोरेट किया गया था। आलीशान कमरे में एक बड़ा सा बाथरूम था जो कि बाथरूम में दाखिल होते ही ये एहसास करवाता था कि आप किसी जंगल में झरने के नीचे नहाने के लिए आए हैं। उस बाथरूम में किसी के दाखिल होते ही उसका वॉलपेपर अपने आप बदल जाता था। उस बाथरूम में एक दूसरा दरवाज़ा था जिसे खोलने पर पता चलता था कि वो कपड़ों से भरा हुआ है। जैसे ही विराट उस लड़की के कमरे से बाहर गया वैसे ही वहाँ पर एक दूसरी लड़की आकर खड़ी हुई। आन्या, अभी तो तुम देखती जाओ मेरी वजह से तुम्हारी क्या हालत होती है, उस लड़की ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। भूल चूक माफ राजकुमारी बानी जी, परंतु यदि आपकी योजना के बारे में सम्राट को कुछ पता चला तो? बानी की खास नौकरानी रज्जो ने चिंतित होकर सवाल किया। बानी, रज्जो तू खामखा डर रही है, सम्राट मुझे थोड़े ही कुछ कर सकते हैं। आखिरकार मैं महाराज के दोस्त की प्रिय पुत्री जो हूँ। रज्जो, काश जैसा आप कह रही हैं वैसा ही हो। बानी, अब आगे तुम्हें क्या करना है वो तो तुम्हें पता है ना? बानी का ये सवाल सुन रज्जो के पसीने निकलने लगे। उस काम में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस इंसानी लड़की को तो कुछ नुकसान नहीं होगा, परंतु मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्या हमें अभी भी वो काम करना चाहिए? रज्जो ने चिंतित होकर सवाल किया। रज्जो, जैसा कहा जाए वैसा किया करो वरना तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा।